बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पे कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। पूरा कमरा नाइट बल्ब की पीली रोशनी में नहाया हुआ था और ट्राउजर शर्ट में मलबूस हशाम शहजादे सुबान को उठाए कालीन पर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। शहजादे भी सोने की भरपूर एक्टिंग करते हुए आवाज़ें निकाल रहे थे, लेकिन हशाम कितना थपकने भूंडी आवाज़ में लोरी कहानी और न जाने कौन कौन से हरबे आजमाने के बाद भी शहजादे ने नींद तो दूर की बात झपकी तक नहीं ली थी। 2 घंटे से मुसलसल मार्च करते हुए हशाम की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। पैर शल होने लगे थे, लेकिन शहजादे सुबान को नींद फिर भी नहीं आई थी। आज से हिबा की नाइट ड्यूटी स्टार्ट थी, इसलिए उसने दिन में अपने साथ साथ सुबान को भी सुला लिया था। अब नींद की देवी बार बार मेहरबान होने से रही, लेकिन हशाम का नींद से बुरा हाल था। जमाई रोक रोक के मुंह टूटने के करीब था, आंखें अलग नींद से जल रही थीं। यार शहजादे, अब सो भी जाएं, कल डैडी ने ऑफिस जाना है। एक तो मेरी समझ नहीं आ रहा, अचानक आपकी खड़ूस तरीन मम्मा के अस्पताल वालों को नाइट ड्यूटी का दौरा क्यों पड़ गया। मतलब बंदे को थोड़ा तो एहसास करना चाहिए, उनकी लाइक फाइक डॉक्टर, एक अदद शौहर और बच्चे वाली है। हशाम थककर बेड पर बैठ गया, साथ सुबान को भी बेड पर बिठाया, जो आज़ादी मिलते ही तकिए पर चढ़कर किलकारियां मारने लगा था, जैसे रात के 1 नहीं सुबह के 9 बज रहे हों। शहजादे सो जाओ मेरी जान, कल मंडे है, जानते हो ना। मंडे दुनिया का मसरूफ तरीन दिन होता है, क्योंकि वो वीकेंड के बाद आता है। हशाम ने उसे वापस गिरफ्त में लेते हुए मिन्नत की थी, लेकिन शहजादे तो अभी मस्ती के मूड में थे। हशाम के बाजू से मचल कर निकलते हुए वापस तकिए पर चढ़ गए। ये सुबान साहब का नया खेल था, नराम गुदास तकियों पर चढ़कर किलकारियां मारते हुए उछल कूद करके खुद ही खुश होना। शहजादे यार, किस जन्म का बदला निकाल रही है तुम्हारी मम्मा। इंजेक्शन भी लगवा चुका हूँ मोहतरमा से, अब कौन सी कसर बाकी रह गई है। हशाम सुबान को सोने के लिए बिल्कुल राजी ना देख रो देने को हुआ था। पहले अगर मालूम होता कि शहजादे ने इतने नखरे नूरजहां के करने हैं तो वो इसे तहसीन बेगम के पास छोड़ा था। आ जाए तुम्हारी मम्मा घर, ये नींद मैंने कैसे उतारी है देखना बस तुम। हशाम बेड क्राउन से टेक लगाते हुए दांत पीस कर बोला, जब बेड क्राउन पर रखा फोन बज उठा था। नींद से बोझल आंखों से फोन उठाकर सामने किया तो स्क्रीन पर चमक रहा डॉक्टर सेरों खून चला गया था। सुबान साहब भी अपना खेल तर करके हमतन गोश हुए थे, जैसे इन्हें मालूम हो उनकी मम्मा है दूसरी जानिब। जख्म पर नमक छिड़कने के लिए कॉल किया है संगदिल डॉक्टर ने। हशाम ने मुंह बनाते हुए फोन यस करके कान से लगाया था। डॉक्टर, ये जो मेरी नींद के साथ आपने दुश्मनी निकाली है ना, इसका हिसाब आपको बहुत बुरा चुकाना होगा। मैं बता रहा हूँ, अब बस हशाम मजीद 2-4 धमकी देकर कलेजे में ठंड पड़वाता कि हिबा ने परेशानी से उसकी बात कता की थी। आप सुबान को चच्ची को देकर फौरन अस्पताल पहुंचे, हिबा उजलत में बोली, जिस पर हशाम फौरन सीधा होकर बैठा था। डॉक्टर, आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ तो नहीं ना? बताएं जल्दी, अब चुप क्यों हो गई हैं? हशाम परेशान से अपनी जगह उठ खड़ा हुआ था। पहला ख्याल ही उस अनजान दुश्मन का आया था जिसके जुर्रत का नमूना वो देख चुका था। दूसरी तरफ खामोशी महसूस करके परेशानी और बढ़ी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो। बात कुछ और है जो मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकती। आप फ़ौरन शहजादे को चच्ची को देकर हॉस्पिटल पहुँचें, बाकी बात यहीं होगी। हिबा ने फ़ौरन उसकी गलतफहमी दूर की थी। ओके, आप वेट करें, मैं बस पहुँच रहा हूँ। हिबा को संजीदा देख हशाम ने कॉल ड्रॉप की थी। साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर फ़ोन पॉकेट में अड़सते हुए खुद को टुकड़ टुकड़ देख रहे सुबान को उठाकर बेड की दूसरी जानिब आया था। वहाँ से सुबान का फीडर उठाकर कमरे से बाहर निकल गया था। उजलत में 2-2 सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे पहुँचने के बाद अब उसका रुख तहसीन बेगम के कमरे की तरफ था। कमरे के बाहर पहुंचकर कमिश्नर अकबर की नींद के ख्याल करते हुए तहसीन बेगम के फ़ोन पर मिस बेल दिया और तवक्को के ऐन मुताबिक दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। चची, मैं हूँ हशाम, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। हशाम ने उनके हेलो के जवाब में अपना मौक़िफ़ बयान किया था, जिस पर एक नज़र गहरी नींद सो रहे कमिश्नर अकबर पर डालकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ हशाम, खैरियत? हिबा तो ठीक है ना? दरवाज़ा खोलते उनका फिक्र से लबरेज सवाल हुआ था। जी सब बिल्कुल ठीक है, बस ये शहजादे मुझसे सो नहीं रहे और मुझे एक दोस्त की मदद के लिए उसके घर जाना है, बस इन्हें आपको देने आया था। हशाम ने सुबान को तहसीन बेगम की तरफ बढ़ाया, जिसे थामते हुए तहसीन बेगम ने उलझन ज़दा नज़रों से उसे देखा था। कहा ना, परेशानी की कोई बात नहीं है, दोस्त को मदद चाहिए इसीलिए जा रहा हूँ। वो नरम अंदाज में कहता वहाँ से निकल गया था। तहसीन बेगम भी सुबान को लेकर कमरे में बंद हो गई थी। अब अगला सीन।
हशाम जब हॉस्पिटल पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट से मालूम हुआ कि डॉक्टर हिबा ओटी में हैं और हशाम को ओटी के बाहर ही इंतजार का कहा है। वो लंबे लंबे डग उठाता जब ओटी तक पहुंचा। वहां कॉरिडोर में बेचैनी के आलम में जले पैर लिए बिल्ली की तरह चक्कर काट रहे शख्स को देख हशाम को कदम ठटक के रोकने पड़े थे। अपनी आंखों का धोखा समझकर सर झटक कर आगे बढ़ा, लेकिन करीब पहुंचकर वहां पर हकीकत की मोहर सख्त हुई थी। खून से रंगी शर्ट में बिखरे बाल और उलझी हालत में मौजूद इंसान कोई और नहीं अरसलान ही था, जिसकी नजरें ओटी के बाहर रोशन रेड लाइट पर थीं। अरसलान। हशाम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो शनासी आवाज पर उसने पलटकर सुर्ख आंखें उठाईं और हशाम को देखते ही उसे लिपट गया। अपनी 25 साल शौक और शरारत वाली जिंदगी में उसने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना ही कब किया था जो हिम्मत दिखाता। किसी शनासा लम्स का एहसास होते ही आंसू खुद ब खुद निकल आए थे। अपने कंधे पर गर्म स्याल महसूस करके हशाम ने झटके से उसे खुद से जुदा किया था। पहली उलझन सुलझी नहीं थी कि अरसलान का सुर्ख चेहरा, बिखरी हालत, उस पर आंसू देख हशाम का दिमाग माउफ होने लगा था। अरसलान, इधर देखो, क्या हुआ है बताओ मुझे। और तुम यहाँ कैसे? तुम तो कहीं काम से गए हुए थे ना, फिर यहाँ कैसे? हशाम ने एक सांस में कई सवाल दागे थे, जिस पर अरसलान ने लब भींचकर बस सुर्ख आंखें ओटी की तरफ उठाई थीं। अरसलान, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कौन है अंदर? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ये सब चल क्या रहा है? वेट, कहीं तुमने कोई एक्सीडेंट? अरसलान को जिन जोड़े है शाम के दिमाग में अचानक झमाका हुआ था, जिस पर अरसलान ने नफी में सर हिलाया। भाई, उसे गोली लगी है भाई, वो अंदर है भाई। मैं वहां रहकर भी कुछ नहीं कर सका। वो चाचू ने कहा था वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं वाकई गैर जिम्मेदार इंसान हूँ भाई। अरसलान की आंखें वापस बरस पड़ी थीं। ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए स्ट्रेचर से परवाज का झूलता बेजान हाथ उसकी आंखों से एक पल के लिए गायब नहीं हो रहा था, जो उसे कसूरवार ना होते हुए भी अपनी नज़रों में नादिम कर रहा था। उसकी मौजूदगी में वो बहादुर जख्मी हो गई थी। अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकते ही खून में लथपथ परवाज को बाहों में भरकर दीवानावार अंदर की तरफ भागा था। गार्ड्स के रोकने पर उल्टा उन्हें धक्का देता वो जोर जोर से हिबा को आवाज़ें देने लगा। उसे याद था कि आज से हिबा की नाइट ड्यूटी थी। परवाज की बिगड़ती हालत और हिबा के सवाल पर वो हिबा पर ही बिगड़ गया था, जिस पर हिबा ने उसे पुरसकून रहने का इशारा करते हुए परवाज को ओटी में ले जाने का हुक्म दिया था। और तब से अरसलान की सांस हलक में अटकी हुई थी। अरसलान, किसे गोली लगी है और कौन है अंदर? क्लियर बताओ। सबसे पहले तुम यहाँ बैठो। हशाम उसकी आधे अधूरी बातों से तंग आकर जबरदस्ती उसे पास बेंच पर बिठा गया और खुद पानी लाने चला गया था। पानी का गिलास जबरदस्ती उसके मुंह को लगाते हुए उसका कंधा थपथपा के उसके पहलू में बैठ गया। अब बताओ क्या हुआ है, और ऐसी कौन सी हस्ती अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है जो मेरा शौक चंचल भाई इस नहज पर पहुंच गया है? हशाम ने उसका जब्त से सुर्ख चेहरा मुसलसल गिरिया और जारी से सुर्ख हुई आंखें देख नरमी से पूछा। भाई, अंदर परवाज है, मुंतहा अरसलान अली। अरसलान ने पैर के नाखूनों पर नजर टिका गुलूगीर लहजे में हशाम की समात पर धमाका किया था। व्हाट? हशाम ने शाकी नजरों से उसे देखा जो फर्श को घूर रहा था। अरसलान, इधर देखो, अभी जो बकवास की उसमें कहाँ तक सच्चाई है या महज ये एक बकवास है? हशाम तनी रगों के साथ करक लहजे में इस्तफसार करते हुए उसे झंझोड़ गया। कोई बकवास नहीं, यही सच है भाई। अरसलान ने लब भींचकर सच्चाई से काम लिया। अब छुपाने का यूं भी कोई फायदा नहीं था। हिबा के सामने वो हस्बैंड के खाने में साइन कर चुका था। कब, कैसे और सबसे अहम क्यों? हशाम ने कड़े तेवर लिए उसे बादल से पकड़ के खड़ा किया था जब ओटी की लाइट ऑफ हुई थी और डोर खोलकर हिबा के साथ 2-3 डॉक्टर नर्स बाहर निकले थे। अरसलान अपना बाजू छुड़ाता बेचैनी से उसकी तरफ लिपका था। भाभी, वो बिल्कुल ठीक है, गोली निकाल दी है, अब खतरे से बाहर है। गोली का जहर जिसे हमें फैलने से पहले ही आप उन्हें यहाँ ले आए थे, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन अब इस केस में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। हिबा से पहले डॉक्टर आसिम ने प्रोफेशनल अंदाज में लबकुशाई की थी। आप उसकी फिक्र नहीं करें डॉक्टर, हमारा पूरा खानदान ही पुलिस में है, सुबह तक हम सब मैनेज कर लेंगे। हशाम अरसलान के कंधे पर हाथ रखता तहम्मुल से बोला, वरना अरसलान के इंकशाफ ने शरियानों में खलफ शारे खून दुगना कर दिया था। ओके, कुछ देर अंडर ऑब्जर्वेशन रखकर पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर आसिम के साथ बाकी डॉक्टर और नर्स भी वहाँ से रवाना हो गए थे। भाभी, मैं उनसे मिल सकता हूँ? अरसलान बेताबी से पूछ गया। नहीं, वो अभी होश में नहीं तो मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपने जो उस धमाकेदार इंकशाफ से हमारे होश उड़ाए हैं उस पर रोशनी डालें। चलें मेरे कैबिन में। हिबा संजीदा अंदाज में टोक गई। पर भाभी, परवाज के पास नर्सेज हैं, आप आएँ।
उस हिबा उसकी बात कता करती हुक्मिया लहजे में बोली। हशाम के कड़े तेवर देख चारों नचार अरसलान को हिबा के कैबिन में आना ही पड़ा और दोनों शौहर बीवी के सख्त नजरों के ताब ना लाते हुए जुबान खोलनी ही पड़ी। वाह, चंचल से अरसलान साहब को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। दरिया दिली में हातिम ताई को भी पीछे छोड़ दिया और पिछले 3-4 महीने से हम सबसे सच्चाई भी छुपाए रखी। छोटे, अगर आज ये सब नहीं होता तो तुमने तो अपनी जुबान खोलनी ही नहीं थी, है ना? पूरी बात सुनकर हशाम ने उसे आड़े हाथों लिया, जिस पर अरसलान ने सर झुकाया था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ अरसलान, क्या इतने बड़े हो गए हो तुम कि इतना बड़ा कदम भी उठाया और हम सबको अब तक ला इल्म भी रखा? जानते हो जब ये बात दाबू और बाकी सबके इल्म में आएगी तो उनका क्या रद्द अमल होगा? उसका झुका सर देख हशाम का मजीद पारा चढ़ा था। भाई, रद्द अमल के डर से ही तो किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। अरसलान उसके डांट फटकार पर रोनी शक्ल बनाकर बोला। मन तो कर रहा है अरसलान, एक दो तुम्हारे कान के नीचे। डर से नहीं बताया। निकाह क्या मजाक है तुम्हारे लिए जो चलते फिरते कर लिया और हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर दिया, फैमिली से भी और मनकूहा से भी। उसकी मासूमियत पर हशाम का बस नहीं चल रहा था, दो लगा दे। मिस्टर हशाम, बस करें। क्या कर रहे हैं? बच्चा पहले ही परेशान है और आपको दाबू बनने के दौरे पड़ रहे हैं। मैंने आपको यहाँ इसे डांटने के लिए नहीं बुलाया। अरसलान की रोनी शक्ल देख हिबा का दिल मौम हुआ था। तभी अपने आतिश फिशा बनने मिजाजी खुदा को झिड़क गई। हिबा की मुदाखलत पर हशाम ने एक नज़र अपने जौजा पर डाली थी, जो इस फसादी अलबेले बच्चे की मासूम शक्ल पर मदर टेरेसा बन रही थी। आप ज़्यादा इसकी वकील नहीं बने डॉक्टर, हशाम को राया। आप भी ना ज़रा हिटलर के शागिर्द बनने से परहेज ही करें। हिबा ने आंखें दिखाईं, फिर अरसलान की तरफ मुतवज्जा हुई। परवाज बिल्कुल ठीक है, सुबह तक इंशाल्लाह होश आ जाएगा। आप उधर वॉश बेसन में मुँह हाथ धोकर आएँ और कुछ खा पी कर रेस्ट करें, मैं बाकी देख लूँगी। हिबा शाम को अक्सर नज़रअंदाज करती अरसलान से मुखातिब थी और सादतमंद बच्चा फर्माबरदारी की मिसाल कायम करते हुए एक तरफ निकल गया था। अब आप मेरी नज़र कम उतारें, बच्चा पहले ही खौफजदा और परेशान है और बजाय आप उसे तसल्ली देने के, काम डाउन करने के, बड़े भाई का रोब डाल रहे हैं। हशाम को खुद को घूरता देख हिबा नाक चढ़ाकर बोली। अब उस बच्चे ने परेशान ही रहना है, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, अब नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ना। आप उसे खिलाएं पिलाएं कुछ, ताकि दाबू के खानदानी बंदूक की गोली, बड़े पापा और बाबा के सॉलिड डंडे, चाचू का 7 नंबर का जूता और घर के अजीम खवातीन के जूतियों के साथ बेलन, किरची और मिर्ची बर्दाश्त करने की ताकत मुतजम्मा हो सके। मैं तब तक गाड़ी से अपना एक्स्ट्रा शर्ट निकाल कर लाता हूँ। हशाम उसे आंखों से वार्न करता वहां से निकल गया था। पीछे हिबा उसे कोस कर रह गई थी। अब अगला सीन। अरसलान, मुझे तुमसे इस कदर गैर जिम्मेदारी की उम्मीद कतई नहीं थी। मैं हमेशा से कहता था अरसलान लाउबाली है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें एक लड़की की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन तुमने मुझे बहुत नाउम्मीद किया। सोचो, अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी या हमारे महकमे की लोगों की नज़रों में। हमारे एक ऑफिसर की मौजूदगी में लड़की को गोली लग गई, शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। कमिश्नर अकबर टेबल पर हाथ मारते हुए धाड़े, जिस पर अरसलान का सर मजीद झुक गया था। लब भींचकर उसने पहली बार कमिश्नर अकबर का अपने लिए सख्त रवैया बर्दाश्त किया था। सुबह परवाज का मालूम होते ही कमिश्नर अकबर ने उसे ऑफिस में बुलाया था। वो पहले ही परवाज को बेसुध पड़ा देख शर्मिंदा था। उस पर कमिश्नर अकबर के करख्त अंदाज पर पहली बार अपनी आदत के बरखिलाफ बजाय उल्टा सीधा जवाब देने के गर्दन झुकाकर जमीन पर नजरें गाड़े खड़ा था। वो खुद रात से परवाज का तड़पना और अपनी बेबसी याद करके खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था और अब कमिश्नर अकबर के तासुब ज़दा आवाज़ पर बिल्कुल ही नजरें उठाने के काबिल नहीं रहा था। अरसलान, मैंने यहाँ तुम्हें खामोश रहने के लिए नहीं बुलाया। मैं भी चाहता था कि परवाज इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो इस केस की अहम कड़ी है। गांव के मुतालिक तुम्हारे मुकाबिल ज़्यादा मालूमात रखती है और सबसे अहम, तुम उसके साथ हो इसलिए इजाज़त दी थी, लेकिन कमिश्नर अकबर ने तेज़ आवाज़ में कहते आखिर में तासुब से सर हिलाया था। आई एम सॉरी चाचू, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। अरसलान की शर्मिंदगी में डूबी मरी मरी आवाज़ निकली थी, जिस पर कमिश्नर अकबर का पारा कुछ चढ़ा था। सॉरी माय फुट। सवाल ये पैदा होता है कि नौबत क्यों और तुम क्या कर रहे थे जब परवाज को गोली लगी? कमिश्नर अकबर हाथ में टेबल पर मारकर उठ खड़े हुए थे। उनकी चिंगाड़ती आवाज़ पर अरसलान के गले में गिल्ट उभर कर मासूम हुआ था। हलक तर करते हुए सूखे लबों पर जुबान फेर कर झुके सर से गोया हुआ। चाचू, सब हमारे प्लान के मुताबिक हुआ था। हम चौधरी के गोडाउन पहुंच गए थे, इनफैक्ट कैमरा भी लगा दिया। अंदर चौधरी के साथ किसी गैर मुल्की हीरे की डीलिंग चल रही थी।
सब कैमरे की आंख में कैद भी हो रहा था, लेकिन अल्लाह जाने कैसे चौधरी को हमारी भनक लग गई। अचानक वहां भगदड़ मच गई थी। मैंने परवाज को भागने के लिए कहा, लेकिन उसकी एक ही रड्डी के बगैर सबूत के नहीं जाएगी। और जब हम चिप निकाल कर भागे, न जाने किसने पीछे से गोली चलाई और अरसलान ने आगे लब भींच लिए। उसके बाद परवाज का दर्द से तड़पना और अपनी गैर होती हालत वो लफ्जों में चाहकर भी बयान नहीं कर पाया था। चिप कहाँ है? कमिश्नर अकबर उसे मजीद शर्मिंदा करने का इरादा तर्क करते हुए पूछ गए, जिस पर अरसलान ने पॉकेट में हाथ डाला था, क्योंकि जेब से उतरते वक्त परवाज ने कनूदगी में जाते हुए चिप उसके हाथ में पकड़ाई थी। ये रही। अरसलान ने चिप कमिश्नर अकबर की तरफ बढ़ाई। घर जाकर आराम करो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। रात से तुम्हारी चच्ची सोई नहीं है तुम्हारी फिक्र में। कमिश्नर अकबर हमेशा से निकसिक से तैयार रहने वाले अरसलान की उलझी बिखरी हालत देख नरम पड़े थे, जिस पर अरसलान बिना कुछ कहे पलट गया था, क्योंकि ये तो बस डेमो था। जब निकाह का सबके इल्म में आता तब असल दुर्गत बननी थी। और हाँ, तुम्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। परवाज उन लोगों की नज़र में आ चुकी है। अब इस केस के सॉल्व होने तक वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए वो अली विला में रहेगी। शाम तक डिस्चार्ज होकर वो अली विला ही आने वाली है। अरसलान के ग्लास डोर खोलने से पहले कमिश्नर अकबर की संजीदा आवाज़ समाज से टकराई थी, जिस पर अरसलान ने लब भींचकर ऊपर देखा। मतलब क्या? अब बचाव की कोई राह नहीं? अब अगला सीन। कैसे? हाँ, कैसे हो गया ये सब? मैं पूछता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? चौधरी एक एक चीज उठाकर पूरी कुव्वत से फर्श पर पटकते हुए धाड़ा था। उसकी धाड़ से वहां इंसानों की जो हालत थी सो थी। गोडाउन के दरो दीवार तक कांप उठे थे। बस एक अनवर था जो चट्टान की तरह तन के खड़ा था। न चौधरी के गैज़ो गजब से उगलती आंखें देख उसकी आंखों में खौफ उतरा था, न चौधरी का जाहो जलाल चिंगाड़ती आवाज ने उसके हाथों पैरों में कपकपी तारी की थी। वो बेहिसो हरकत सीने पर हाथ बांधे चौधरी को सब तहस नहस करते देख रहा था। 30 साल से हूँ मैं इस काम में। आज तक मेरे काम पर हाथ डालना तो दूर, नजर डालने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। बड़े बड़े आए और चले गए, कोई चौधरी सुलेमान का बाल बीका नहीं कर सका। फिर अब किसे? कौन मुखबिर है हमारे दरमियान? तुम लोग तो शहर के आखिरी कोने तक गए थे ना, फिर बच कैसे निकले हमारे चुंगल से? कैसे? चौधरी ने फनकारते हुए एक एक को लात मार के गिराया था, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी जो उठकर उसके मुकाबिल खड़ा हो जाए। एक उस डॉक्टर को नहीं मार पाए तुम लोग, ऊपर से कोई हमारे गोडाउन में आकर हमारे नाक के नीचे से सबूत ले गया। चौधरी नीचे बड़े मस्टंडों पर लात बरसाता मुसलसल धाड़ रहा था। नीचे बिलबिला रहे अपने साथियों को देख बाकी सबकी टांगें कांप रही थीं। बस अनवर अब भी खामोश था, लेकिन पेशानी पर 2 बल थे जो चौधरी के किसी लफ्ज के इस्तेमाल पर नागवार गुजरने की अलामत थे। और तुम अनवर, तुम कहाँ थे? वो गाली गोडाउन के दाखिली दरवाजे हिस्से तक कैसे पहुंची? चौधरी ने अनवर का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा था, जिस पर अनवर की कनपटी की रगें तन गई थीं। मुश्किल से मुठियां भींचकर चौधरी के तस्दीक अमेज रवैये को बर्दाश्त करता बेलचक अंदाज में गोया हुआ। आपने ही कहा था गोडाउन के दाखिली हिस्सा सड़क की जानिब है। वहां अगर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया तो लोगों को शक होगा। बाकी अगबी हिस्से पर मेरी फुल सिक्योरिटी थी, और ये सब जब हुआ तब मैं आप ही के हुक्म पर हवेली गया था, शाका से मिलने वाले हीरे की हिफाजत का इंतजाम करने। अनवर नजरें सामने दीवार पर टिकाए सर्द लहजे में बोला, जिस पर चौधरी ने कॉलर छोड़ते हुए जोर से उसे पीछे धक्का दिया था। शायद उसे इस रद्द-ए-अमल की पहले से तवक्को थी, तभी जोरदार धक्का पड़ने पर भी अनवर लड़खड़ाया तक नहीं था, बल्कि किसी पहाड़ की तरह जम के खड़ा था। कहाँ के हीरे? शाका अपने साथ अपने हीरे भी ले गया और धमकी भी दे गया। अगर इस सब में उसका नाम उछला तो वो मेरा नामो निशान मिटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। चौधरी नजरें फुलाकर कहता पीछे रॉकिंग चेयर पर ढह गया था। असल सदमा तो इसे हाथ में आए हीरे के चले जाने का था। अब तो जान भी खतरे में आ गई थी। अनवर, उस गाली को गोली लगी थी। लाजमी शहर के किसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया होगा। बस जहां मिले वहीं मट्टी में मिला दो और उस डॉक्टर का किस्सा भी खत्म करो। चौधरी ने पेशानी मसलते हुए कुछ सोचकर हुक्म दिया। चौधरी के नए हुक्म पर अनवर ने जबड़े भींचे थे। नामुमकिन के हद तक मुश्किल है सरकार, क्योंकि अगर वो लोग हमारे अड्डे में घुसकर हमारी वीडियो बना सकते हैं, हमारे नाक के नीचे से हमारे गांव से फरार हो सकते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो कोई मामूली दुश्मन नहीं है। फिर इतना सब करने के बाद इतनी अकल का तो इस्तेमाल करेंगे ही कि किसी नॉर्मल क्लिनिक में इलाज के लिए नहीं जाएंगे, और जहाँ जाएंगे वहाँ के सारे मामलात खुफिया रखे जाएंगे, क्योंकि इस जुर्रतमंदाना इकदाम के बाद तो यही लगता है कि बहुत ऊपर तक पहुँचे उनकी। अनवर ने साफ गोई से चौधरी का चैन और सुकून गारत किया था।
अपना मुंह नहीं, अपने हाथ पैर चलाओ। चौधरी हकीकत के आईने में ज्यादा देर अपना भयानक अंजाम देख नहीं पाया था, तभी अनवर को झड़क गया, जिस पर अनवर की आंखें मुस्कुराई थीं। मैंने अपने हाथ पैर की जगह दिमाग चलाया है, अनवर पूरे सराय अंदाज में बोला, जिस पर चौधरी ने झटके से सर उठाया था। मतलब? पेशानी पर बल लिए सवाल हुआ था। आज चौधरी को अनवर का हर अंदाज निडर लग रहा था, बल्कि ये चीज़ वो बहुत दिनों से अनवर में नोट कर रहा था। अगर इसका वहम सही था तो फिर चौधरी का अंजाम बहुत करीब था। मतलब ये डॉक्टर जिस खानदान की बहू है वो कोई मामूली खानदान नहीं, पुलिस और आर्मी के बड़े बड़े ओहदेदारों से भरा पड़ा है। ऊपर से उन्हें शक हो गया है और अब डॉक्टर के गेट सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम है। हॉस्पिटल के गार्ड के अलावा हमा वक्त डॉक्टर के साथ किसी साय की तरह एक मुस्तंडा मुहाफिज है जो हर जगह मौजूद होता है। बाकी बात उस गोली लगने वाले की करें तो शहर के किसी अस्पताल में ऐसा कोई केस नहीं आया, मैं मालूम कर चुका हूँ। अनवर सीने पर बाजू बांधकर इत्मीनान से बोला। दफा हो जाओ सबके सब यहाँ से, चौधरी सामने रखे टेबल को ठोकर मारकर चिल्लाया था, जिस पर सब सर पर पैर रखकर वहां से भागे थे। अभी तक फर्श पर चौधरी के अताब का निशाना बने धुआइयां दे रहे जख्मी मस्टंडों में भी जान आ गई थी। उन सबके बरक्स अनवर सहज सहज के कदम उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। दरवाजे पर पहुंचकर गर्दन मोड़कर सर हाथों में गिराए चौधरी को देख जख्मी सा मुस्कुराया। तूने मेरे खून को गाली बना दिया चौधरी, मैं तेरी मौत को इबरत का निशान बना दूंगा। 4 साल से इस इंतकाम की आग में जल रहा था मैं, तुझे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये तो बस फिर शुरुआत है। अजियत इसे थोड़ी कहते हैं, सजा इतनी आसान थोड़ी होती है, इंतकाम की आग इतनी आसानी से थोड़ी ठंडी होती है। अनवर लहू रंग आंखों में शोला लिए खोलते जहन के साथ चौधरी से हम कलाम था, फिर एक नफरत भरी नज़र पर उस पर डालकर लंबे लंबे डग उठाता वहां से रवाना हो गया। अब अगला सीन। रात के 10 बज रहे थे और स्टडी रूम में अली विला के तमाम अफराद की मौजूदगी में भी खामोशी का राज था। हिबा, हशाम, अहान, दीबा चारों दरवाजे के पास लाइन में खड़े थे। नज़र सामने डंडे फर्श पर टिकाए रॉकिंग चेयर पर बैठे दाबू पर थी, जिनकी करक नज़रों का मरकज मुकाबिल सर झुकाए खड़ा मासूमियत की जीती जागती मिसाल अरसलान था। दाबू के पीछे ही जबड़े भींचे कटेली नज़रों से अरसलान को घूर रहे अदर साहब का बस नहीं चल रहा था कि अपनी शराफत की मूरत बने खड़े सपूत का हशर बिगाड़ दें। उनके पहलू में मेजर स्टाइल में दोनों हाथ पश्त पर बांधे गर्दन अकड़ा के खड़े अंसार साहब भी बड़े भाई के हम ख्याल थे। अलबत्ता कमिश्नर अकबर साहब का ख्याल मुख्तलिफ था। उनका बस दिल कर रहा था तन्हाई मुयसर हो अरसलान के साथ, ताकि अपने 7 नंबर का जूता उतार उतार के पूछें बरखोरदार किस जन्म का बदला निकाल रहे हो मुझसे सबकी नज़रों में जलील करके। क्योंकि हमेशा की तरह अरसलान साहब के इस कारनामे का सेहरा भी कमिश्नर अकबर के सर सजा था। बाकी बची तीनों खवातीन तो ये कहना बेहतर होगा तीनों अभी तक सदमे से नहीं निकली थीं, सो अरसलान के इस कारनामे से मुतल्लिक इनकी कोई दरीना ख्वाहिश सामने नहीं आई थी। परवाज 2 दिन पहले ही अली विला आ चुकी थी, गो कि वो यहाँ शिफ्ट होने के लिए ज़रा तैयार नहीं थी, लेकिन कमिश्नर अकबर के समझाने पर चारों नाचार मान गई थी और इन 2 दिनों में हिम्मत जमा करके आखिरकार हशाम और हिबा ने घर वालों को सारी कहानी बता ही दी थी। और हस्बे तवक्को डिनर के बाद परवाज जब दवाइयों के जेर असर सुकून से सो रही थी, अरसलान का सुकून गारत हुआ था, क्योंकि हिटलर के ट्रेनर और उनके खूनख्वार सबूतों के दरबार में पेशी हुई थी। 15 मिनट गुजर गए थे उसे दाबू और बाकी तीनों अली बरादरान के सख्त घुरियों का सामना करते हुए। नाजुक दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। हालत तो ऐसी थी कि नजर उठाकर किसी से मदद तलब करने तक की हिम्मत मफकूद थी। अभी घर वालों का ये रिएक्शन था, अभी मनकूहा साहिबा को मालूम होना बाकी था। मिस्टर स्ट्रेंजर ही उसके मजाजी खुदा हैं। अल्लाह आज बचा ले, सच कह रहा हूँ, आज से निशवा की चॉकलेट चोरी करके सॉरी चोरी नहीं मतलब निकाल के नहीं खाऊंगा, और ना ही जुमे के दिन मस्जिद में जाने में ताकीद करूंगा, बल्कि इमाम साहब का बयानिया शुरू होने से पहले ही हाजिर हो जाऊंगा। बस आज इन हाजिरीन से मेरी हिफाजत कर और बस इस स्टडी रूम से सिंगल पीस में निकाल दे। अभी तो खालिस कवारी की कैटेगरी से निकला हूँ, मेरी बुरी दुर्गत देख वापस उसी कैटेगरी में न चला जाऊँ। वैसे भी किस्मत से जंगजू बीवी मिली है। तवील होती खामोशी की मुद्दत देख रोनी सूरत बनाकर अरसलान दिल ही दिल में अल्लाह से मदद तलब करने के साथ डील करने में मसरूफ था, जब दाबू के माहौल में ताज पैदा करती आवाज़ पर हलक खुश्क हुआ था। ये थी हमारी तरबियत बरखोरदार। दाबू जोर से डंडा फर्श पर मारकर धारते हुए खड़े हुए थे। अरसलान के साथ साथ दीबा और हिबा भी खौफ से अपनी जगह बिदक कर साथ खड़े अहान और हशाम से लिपटे थे। अरसलान डर से थूक निकल कर रह गया था।
मिस्टर हशाम, कैसे बेरहम सफाक भाई हैं आप। आपका छोटा भाई बेचारा मुसीबत में है और आप बचाए बच्चे की मदद करने के यहाँ खड़े एंजॉय कर रहे हैं। हिबा ने सीने पर बाजू बांधकर इत्मीनान से तमाशा देख रहे हशाम को लिताड़ा। दाबू के खौफ से उसका खुद बुरा हाल था। हशाम का बाजू दबोचे वो हशाम को आईना दिखा रही थी, जिस पर हशाम ने तड़प कर शाकी नजरों से अपने बाजू से लिपटे अपनी जौजा को देखा था। क्या हुआ? हिबा ने ताज्जुब से सरगोशी में पूछा, क्योंकि सामने दाबू करक बेलचक अंदाज में अरसलान से बास पुरस कर रहे थे और वो सर झुकाए सब सुन रहा था। शायद मुंह ही मुंह में कोई वर्ड भी कर रहा था रिहाई के लिए। डॉक्टर, मैं आपकी मासूमियत की इंतहा देख रहा हूँ। मेरी बारी में ये मासूमियत कहाँ सो जाती है जो आप लेडी हिटलर बन जाती हैं। हशाम ने दबी दबी आवाज में संजीदगी से पूछा, और इतने संजीदा माहौल में हशाम की गैर संजीदा बात हिबा को एक आंख नहीं भाई थी। उसने तीखी नजरों से उसे पास रहने का इशारा किया। वो सब छोड़ें, बस सीन एंजॉय करें, क्योंकि ऐसे यादगार जेम्स बॉन्ड के शागिर्द की वॉट लगने वाले मंजर शाज़ो नादिर ही देखना नसीब होते हैं। हशाम अरसलान की रोनी शक्ल देख मजे से बोला, जिस पर हिबा ने दांत पीसे थे। और सबसे अहम आपकी इतला के लिए अर्ज है, मेरे जिस भाई को आप बेचारा कह रही हैं ना, वो भाई नहीं कसाई है, एक नंबर का फसादी और साजिशी इंसान। मुझे तो लगता है शैतान भी सिर्फ ट्यूशन लेकर शैतानी करता होगा। सही फंसा है, बड़ा तंग किया है इन दिनों मुझे इस एक्स्ट्रा स्मार्ट इंसान ने, अब भुगते। वैसे इसकी रोनी शक्ल मुझे बड़ा मजा दे रही है। हशाम वापस सामने की तरफ मुतवज्जा होता और उस नायाब मंजर से महसूस हो रहा था, और हिबा बस तासुब से उसे देख रही थी। आपसे तो बात करना ही फजूल है, मैं ही कुछ करती हूँ। हिबा मलामती नजरों से उसे देखती आगे हुई, जब हशाम ने एक कदम आगे लेकर सरगोशी की। ध्यान से डॉक्टर, दाबू रिटायर्ड फौजी हैं, फौजी का गुस्सा तो मशहूर है। वैसे आपकी टांगें कांप रही हैं, कहीं डॉक्टर की जरूरत ना पड़ जाए। डॉक्टर? हशाम ने लब भींचकर मुस्कुराहट जब्त करते हुए हिबा की लड़ते टांगों की तरफ इशारा किया, जिस पर हिबा ने हलक तर किया था। लेकिन अरसलान की रोनी शक्ल देख हशाम को जी भर के कोसी तमाम हिम्मत मुतजम्मा करके आंखें भरी। बहुत खूब बरखुरदार, हमारी आज़ादी का बहुत अच्छा सलाह दिया है, खुफिया निकाह की सूरत में। दाबू के इतना सुनाने पर भी अरसलान के चू न करने पर दाबू ने मलामती नजरों से अरसलान के झुके सर को देखते हुए तंज किया, जिस पर अरसलान की बस हुई थी। आखिर कब तक वो अपनी जुबान में हो रही खुजली पर कंट्रोल का कफल लगाए रखता। खुदा को माने यार दाबू, कौन सा मैंने टोपी बुरका पहनकर ताबूत के अंदर से कबूला कहा था। इस बाबरकत मौके पर इमाम खतीब मीरपुर के अलावा गवाह के तौर पर उनके 4 मुसल्ला और मौसूफा की वालिदा मोहतरमा बनफ्से नफीस मौजूद थी। यकीन नहीं तो बुलाकर मोहतरमा से खुद तस्दीक करा लें। भला अरसलान की 12 गज की जुबान भी कंट्रोल हुई है कभी? एक बार फॉर्म में आए तो फिर अरसलान के रोकने से भी नहीं रुकी थी, और सारी कुलफशानी करने के बाद अरसलान ने जुबान दांतों तले दबाकर आंखें मीच ली थी, और अरसलान के फराटे भरती जुबान ने हिबा की सारी हिम्मत हवा की थी। वो आंखें मीचे जहां खड़ी थी वहीं जम गई थी। ये सब तुम्हारी दी हुई ढील है अकबर। रोजे अव्वल से मैंने तुम्हें समझाया कि इस पर सख्ती करो, लेकिन तुम बच्चा है कहकर टालते रहे, और आज देखो मोहतरम ने खुफिया निकाह कर लिया और अब दीदा दलीदी का मुजाहिरा भी कर रहे हैं। अतर साहब ने हस्बे मामूल अकबर साहब को घसीटा था, जिस पर अकबर साहब का मन किया इस भोली सूरत वाले नौजवान को कच्चा चबा जाए। पापा, मजबूरी थी यार, शौक से नहीं किया। अरसलान मिनमिनाया। अच्छा चलो मान लेते हैं निकाह करना मजबूरी थी, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था, तो क्या उसे किसी गहरे राज की तरह सबसे छुपा के रखना भी मजबूरी थी बेटा? मेजर वाले किसी भी किस्म की रायत से आरी तंज में डूबा सवाल बेशक अंसार अली की तरफ से था। यार चाचू, हिम्मत नहीं हुई थी ना, अगर तभी बता देता दाबू ने अपनी खानदानी बंदूक मेरे सीने में खाली कर देनी थी। अरसलान पैर के अंगूठे से कालीन खुरचते हुए लाचारी से बोला, जिस पर अहान और हशाम ने मुंह पीछे करके अपने उबल रहे कहके का गला घोंटा था। इनका छोटा भाई वाकई सिंगल पीस था इस दुनिया में, जो इतने तनाव के माहौल में भी जुबान को लगाम नहीं दे रहा था। वो तो हम अब भी खाली करेंगे। दाबू डंडा जमीन पर मार के उसकी तरफ बढ़े थे, जब अरसलान दूर होके हिबा के पीछे महफूज हुआ था। कोई बैद नहीं था हिटलर टांग ही तोड़ देते, अभी तो बेचारे को घोड़ी भी चढ़ने के अरमान निकालने थे। अरसलान, बाहर आओ, क्या बुज़दिलों की तरह कारनामा अंजाम देकर औरतों के पीछे छुप रहे हो? दाबू उसके अमल से मजीद सुलग उठे थे। अतर साहब और अंसार साहब ने सर झटका था। कोई नमूना ही पैदा हुआ था अली विला में। भाई भाभी यार बचा लें, सारी कहानी तो आपको बताई है, कहीं आप दोनों शौहर बीवी ने नीम हकीम खतरा जान वाला किस्सा तो नहीं किया मेरे साथ?
अरसलान ने खौफ से आंखें फैलाई खड़ी हिबा के कान में अब तक अच्छा उंडेला। अरसलान, मैं कह रहा हूं बाहर आओ। दाबू ने वापस तेज आवाज में हुक्म दिया। मैं नहीं आ रहा, मारेंगे आप। यार मुझे तो लगा था एक बेसहारा लड़की को सहारा देने पर आप लोग मेरी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब जान लेने के दर पे हैं। अरसलान ने हिबा के पीछे से मुंह निकालकर बुरा मनाया। इसकी मस्करी पर अतर साहब की बस हुई थी। हिबा बेटा, जरा आप साइड हटें, आज इसका दिमाग मैं दुरुस्त करता हूँ। शाबाशी चाहिए जनाब को। अतर साहब आस्तीन चढ़ाए सामने आए, जिस पर अरसलान हिबा को लिए ही हशाम और अहान के पीछे भागा था। डैड, आप लोगों ने ही तो सिखाया है, हम मुहाफिज हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फर्ज है। अरसलान हिबा का कांधा थामे बोला। खौफ में भी उसकी तेज गाम जुबान नहीं लड़खड़ा रही थी। वाकई नायाब नमूना था, बल्कि अजूबा था। हशाम और अहान ने तासुब से सर हिलाया। हमने तुम्हें यह भी सिखाया था क्या कि तहफ़्फ़ुज़ दो और सड़क पर छोड़ दो। अतर साहब तैश में बोले, अंकल बच्चा है, उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन परवाज ने मुझे बताया कि अरसलान ने उसकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा था। रहमदिल की मारी हिबा लब कुशाई करे बगैर नहीं रह सकी थी। जी डैडी, अब जो हो गया सो हो गया। परवाज हमारे घर है और महफूज भी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अहान का भी भाईचारा जाग ही गया था। जी बड़े पापा, छोटे से गलती हो गई, आप लोग अपना बीपी हाई नहीं करें। शुक्र है कि उसने जज्बात में किसी गलत चीज़ का इंतखाब नहीं किया। परवाज बहुत अच्छी लड़की है। हशाम ने भी मारे बांधे मुंह खोल ही लिया था। तुम सब इसके वकील नहीं बनो, तुम सबकी बेजा सपोर्ट ने इसे सर चढ़ा लिया है। अतर साहब ने तीनों पर घूर डाली, साथ तीनों के पीछे छुपे उस अफलातून पर भी। भाई साहब बच्चा है, गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरसलान, सॉरी करो सबसे। देखो बेटा, हम सब एक फैमिली हैं, फैमिली से कुछ भी छुपाना अच्छी बात नहीं। तहसीन बेगम की ममता का भी कोई जवाब नहीं था। अपने 25 साला बच्चे को सॉरी करने का ऐसे कह रही थी जैसे 5 साला नादान बच्चे को गलत करने पर हिदायत दे रही हूँ। और हुक्म मिलते ही अरसलान खिल उठे थे। सादतमंदी और फरमाबरदारी तो यूं भी अरसलान साहब पर ख़त्म थी। सॉरी। अरसलान ने वहीं से दांत दिखाया, जिस पर दाबू के साथ हंकारा भरते उनके दोनों हम मिजाज बेटे भी एक तेज नजर उस पर डालकर बाहर निकल गए थे। और कब से कंट्रोल कर रहे अकबर साहब ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोची थी। चाचू यार छोड़ दें, बच्चे की जान लेंगे क्या। अरसलान सख्त गिरफ्त पर बिलबिला उठा था। दिल तो कर रहा है आज ले ही लूं इस बच्चे की जान, जलील करवा के रख दिया सबके सामने। कमिश्नर अकबर दांत पीस कर कहते उसका गर्दन आजाद कर गए थे। आई लव यू ना यार। अरसलान ने बत्तीसी की नुमाइश की और इनाम के तौर पर कमिश्नर अकबर ने उसकी कमर सेक दी थी और वहां से रवाना हो गए। अब तुम बताओ, मुझे बताने तक की तौफीक नहीं हुई तुम्हें। तहसीन बेगम ने कान पकड़कर मरोड़ा तो अरसलान की चीख बरामद हुई। रहने दो तहसीन, अब बड़ा हो गया है, ये बच्चा नहीं रहा जो हर बात हम सबको बताए। शमीम बेगम नाराज नजर उस पर डालकर बोली। धीमी मिजाज की कम गोसी लड़की परवाज तो तीनों खवातीन को फंक्शन से ही पसंद थी, लेकिन बेटे ने बड़ा अच्छा झटका दिया था, सो नाराजगी जायज थी। यार कोई बड़ा नहीं हुआ, अब भी बच्चा हूं, बस पीड़ा छोड़ा है हाल हाल में, वो भी शहजादे का ख्याल करके। अरसलान ने अपना कसरती बाजू में तीनों खवातीन को समेटते हुए मस्का लगाया था। और माँ का दिल मौम होने में कितना वक्त लेता है। तुम फसादी इंसान, मेरे बेटे को तो घसीटो ही नहीं, और डॉक्टर जरा इस बागी तबीयत वाले इंसान की सोबत से हमारे शहजादे को दूर रखें। हशाम ने उसे मसनूई घूरी से नवाजते हुए हिबा की तरफ घूमकर हुक्म दिया था। लो जी, आशिक कह रहा है इश्क गुनाह अजीम है, लिहाजा परहेज करें। ये तो वही बात होगी, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। वाह वाह, मैंने तो सिर्फ निकाह किया, वो भी मजबूरी में, और लोग नैन मटक्का करके जो घर में भूचाल ले आए थे वो भूल गए। हाय अल्लाह, नसीब ही फूट गए मेरी भोली भाली अल्लाह मियाँ की गायें भाभी के। लफ्ज बाकी पर अरसलान तड़प के बोला था। तुम बच जाओ आज मुझसे लानते इंसान। हशाम दांत पीस कर उसे दबोचने लगा। अरसलान ने जान बचाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। फिर क्या था, अब अरसलान आगे आगे और हशाम पीछे पीछे। परवाज की आप लोग फिक्र नहीं करें, वो जानती है कि उसका ससुराल यही है, बस ये नहीं जानती कि मिशन पर उसके साथ मौजूद शख्स अरसलान है। अफलातून है आपका बेटा, उसे भी बेवकूफ़ बनाया है। तीनों बेगमात की आंखों की तहरीर पढ़कर अहान ने तासुब से बताया, जिस पर वो सब सिर्फ सर हिलाकर रह गए थे। वाकई ये अफलातून ही था। अब अगला सीन।
आज खिलाफे मामूल संडे ना होने के बावजूद तीनों जूनियर अली बरादरान घर पर मौजूद थे। हिबा और दीबा की नाइट ड्यूटी तो वो दोनों भी घर पर ही थे। अरसलान ने लीव ली हुई थी। अहान को लंच के बाद काम से कहीं जाना था, जबकि हशाम साहब का रीजन तो सबसे निराला था। रात शहजादे सुबान ने वापस हशाम की नींद खराब की थी, तो मोहतरम अभी अभी सोकर उठे थे और ऑफिस गोल कर गए थे। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे और सब नाश्ते के बाद हॉल में सोफों पर मौजूद थे और बेड रेस्ट पर मौजूद परवाज अपने दानिश में अब भी अरसलान से छुपी हुई थी, इसलिए वो कमरे में ही थे। सब आज पूरे एहतमाम से अरसलान की कल रात दाबू और अतहर साहब के हाथों लगी क्लास पर रोशनी डाल रहे थे और वो खून के घूंट भरता अपनी आदत के बरखिलाफ बजाय जुबानी कार्रवाई करने के घुरी से काम ले रहा था। वैसे छोटे, कल तुमने सिर्फ रोने की कसर छोड़ी थी। सोचो जरा, ऊपर रूम में आराम फरमा रही तुम्हारी मनकूहा साहिबा को तुम्हारी बुज़दिली का मालूम हो गया तो कैसा सदमा लगेगा बेचारी को। हशाम ने आंखों में शरारत समोए अफसोस का इजहार किया था। आखिर के चाचा में सबने अपना हिस्सा डालकर अरसलान का खून जलाना अपना फर्ज समझा था। क्या ही मंजर होता भाई, अगर हम जो वीडियो बना लेते इस फसादी इंस्पेक्टर की दुर्गत वाली, कसम से मजा आ जाता। जब भी ये किसी का दिल जलाता वो वीडियो देखकर कलेजा ठंडा कर लेते, बल्कि स्विट्जरलैंड वाला मौसम हो जाता दिल का। दीवा ने सोच करते हुए ठंडी हाँ खारिज की, जैसे करोड़ों का नुकसान हो गया हो। ओ मोहतरमा जाली डॉक्टर, ज्यादा ठंडी आए भरने की नहीं हो रही। मैं शरीफ हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, और भाई साहब मैं मासूम भी इंतहा का हूँ, आपकी तरह नहीं जो धड़ल्ले से बोले मैं शादी करना चाहता हूँ। अरसलान ने हशाम की नकल उतारी। मासूम? हशाम ने अबरू चढ़ा के उसका तनकीदी जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कभी गरूर नहीं किया, लेकिन मेरी मासूमियत की एक जमाना कसम उठाता है। अरसलान फखर से अपने गर्दन में बल डालकर बोला, जिस पर हशाम और दीबा का छत फाड़ कहका पड़ा था। अहान हिबा ने मुंह नीचे करके मुस्कुराहट छुपाई थी। कभी खुद अपनी मासूमियत की कसम उठाई है? एक जमाना कसम उठाता है। दीबा ने उसकी नकल उतारी, फिर अरसलान के बिगड़े तेवर देख अहान के पास खिसक कर अपना सुर मिलाया, गोया अरसलान के कान से खून निकाला। अफलातून की लगी थी कल क्लास दाबू के हाथ, ताया अबू ने चित्रौल की थी, हो फितने की लगी थी कल क्लास। दीबा के भूंडे गाने पर अरसलान कुशन जमीन पर पटक कर खड़ा हुआ था। सुबह से वक्फे वक्फे से दीबा उस बेसुरे गाने से उसका सिरों खून जला रही थी। भाई, एक अदद बीवी आपकी, क्यों चाहते हैं वो भी आज मेरे हाथों जाया हो जाए और आपके फ्यूचर चुन्नू मुन्नू मुझे बदुआएं दें। अरसलान ने कलाई घुमाते हुए कहर बरसाती नजर दीबा पर डाली, जिसके दांत आज अंदर नहीं जा रहे थे। भरी महफिल में उसकी बकवास पर दीबा कान के लो तक सुर्ख पड़ी थी। इस बंदे से दोस्ती दुश्मनी दोनों ही सेहत के लिए अच्छा नहीं था। कारनामा ही तुमने ऐसा सरंजाम दिया है कि बंदा चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा, आन ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर अरसलान मस्कीन शक्ल बनाकर हिबा वाले सोफे पर चला आया था। सुना था मुसीबत में अपनों की पहचान होती है, और आज साबित हो गया कि आप ही मेरी सगी हैं, बाकी सब माया है, फरेब है। भाभी बेशक माँ होती है। अरसलान हिबा का हाथ थामकर गुलूगीर अंदाज में बोला। मुकम्मल इमोशनल सीन में बस बैकग्राउंड म्यूजिक और अरसलान के आंसुओं की कमी थी। दीवा ने तो इस सीन से मुतासिर होकर ना नजर आने वाले आंसू भी साफ कर दिए थे, जब हशाम ने अपनी जगह खड़े होते हुए खींच कर अरसलान को हिबा से जुदा किया था। मेरी रोजा से ना ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, वो भाभी ही ठीक है। माँ के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। खबरदार जो दोबारा मुझे इस डॉक्टर के 10 फुट के दायरे में नजर आए। हशाम ने उंगली उठा के वार्न किया था। अरसलान ने सदमे से पलक झपककर मदद तलब नजरों से हिबा को देखा, जो अपने मजाजी खुदा की जलसी आंखें फाड़े मुलाहिजा कर रही थी। और आप भी ना कसाई ठीक थे, फजूल में अल्लाह ने आपको भाई बना दिया, कसम से जालिम, बाजू तोड़ दिया। अरसलान बाजू से लाते हुए मुंह टेढ़ा करके बोला, जब जब उकब से आई चिंगाड़ती आवाज पर सबने आंखें मीची थीं। और तुम हरजाई ठीक हो, बेवफा इंसान, फजूल में सब ने तुम जैसे आफत की बोरी का नाम रखने में अपना कीमती वक्त जाया किया। जाहिल इंसान, निकाह कर लिया और अपनी ऑल टाइम राजदार से भी राज रखा, शर्म नहीं आई तुम्हें? निशवा आते ही चढ़ दौड़ी थी। ओ बिल्डोजर, जरा आराम से चलो, किसी का बच्चा हूं, नीचे आ गया तो। अरसलान ने कानों पर हाथ जमाते हुए बेजारगी से उसे टोका, जिस पर निशवा का पारा कुछ और चढ़ा था। तुम आज मेरे हाथों बच जाओ बस, लानती इंसान। निशवा तब के पैर पटकते उसकी तरफ बढ़ी। अरसलान फुर्ती दिखाता सोफे के पीछे हुआ था। ओए मोटी, ध्यान से, एक ही अली विलायत टूट गया तो हम रोड पर आ जाएंगे,
और कौन राजदान? किसका राजदान? बल्कि मैं तो कहता हूँ कहाँ का राजदान? निशवा यासिर साहिबा, अपनी गोल कद्दू जैसी शक्ल देखे जरा आईने में। पेशाने पर बड़े बड़े हरफों में लिखा है सस्ती ब्लैकमेलर। राजदान। अरसलान ने सोफे के पीछे से नाक चढ़ाकर निशवा का मजाक उड़ाया था। तुम चुकंदर की शक्ल वाले मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हो? तुम क्या, तुम्हारे अंदर इतने राज दफन रखे हैं मैंने तो अपने दिल में। निशवा ने सेंटर टेबल से सेब उठा के निशाना लिया था, जिसे अरसलान ने झुककर कता किया था। बाकी सब किसी एक्शन मूवी की तरह सब्र तहमुल से दोनों की टॉम एंड जेरी फाइट मुलाहिजा कर रहे थे। हाँ तो इतना बड़ा वजूद है, दिल भी 200-300 फुट पर फैला होगा। मेरे 1-2 राज दफन कर लिए तो कौन सा एहसान कर दिया? अरसलान ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी। अच्छा बेटा जी, एहसान क्या? अभी एक एहसान अजीम करके आती हूँ तुम पर। दीबा, परवाज को मालूम ही नहीं ना, स्ट्रेंजर अरसलान ही है। निशवा ने अपना मजीद खून जलाने का इरादा तर्क करके दीबा को मुखातिब किया, जिस पर दीबा ने जोर जोर से सर हिलाया था। ये नेक काम मैं सर अंजाम देती हूँ। कहने के साथ ही निशवा ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगाई थी। नहीं मोटी, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मैं उसे अपने तरीके से बताऊंगा। नई नवेली मनकूहा के हाथों मुझे सबके सामने जलील। इससे आगे के अल्फाज अरसलान के हलक में हसरत बनकर दब गए थे, क्योंकि आखिरी सीढ़ी पर निशवा निचला लब दांतों में दबाए खड़ी थी और ऊपर की पहली सीढ़ी पर परवाज तेवरी चढ़ाई खड़ी थी। शोर की आवाज सुनकर छोटे छोटे कदम उठाती वो अपने कमरे से बाहर आई थी और निशवा के इंकशाफ पर वहीं साकिन हो गई। अरसलान ने आंखें मीचकर खुद को कोसा था। परवाज एक कटेली नजर अरसलान पर डालकर उठते कदमों लौट गई थी। वाकई मेरे सितारे गर्दिश में हैं। अरसलान ने बालों में हाथ फेरा जब हॉल में सबका छत पाड़ कहका गूंजा था। अब अगला सीन। परवाज बेटा, हमें आपसे इस कदर लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। सबूत बेशक हमारे लिए अहम था, लेकिन जिंदगी अनमोल है, उसके साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा ऐसा कुछ करके हमें शिकायत का मौका नहीं देंगी। कमिश्नर अकबर चिप एक्टिवेट कर रही परवाज को देख नरम लहजे में बोले, जिस पर परवाज की मखरूती उंगलियों की हरकत लैपटॉप पर थमी थी। सॉरी सर, एक्चुअली मंजिल के इतने करीब पहुंचकर कदम वापसी के रास्ते पर डालना बहुत मुश्किल होता है। जानती हूँ मेरी वो जिद सरासर हिमाकत थी। बरबास नजरें झुकाकर शर्मिंदा सी लब चबाते हुए बोली। अरसलान ने पॉकेट में हाथ अड़सते हुए आंखें सुकेड़ कर अपनी शेरनी मनकूहा को देखा, जिसे अली विला में रहती हुए अब 1.5 हफ्ता होने को आया था। लेकिन मजाल है जो अरसलान के हाथ आई हो, अपने नाम की तरह अरसलान की खुशबू महसूस करके परवास कर जाती थी। हर किसी के नाक में दम कर देने वाले अफलातून अरसलान को उसकी मनकूहा ने तिगनी का नाच नचा दिया था, लेकिन हाथ फिर भी नहीं आई थी। वो तो आज कमिश्नर अकबर ने वो चिप एक्टिवेट करने बुलाया था तो मोहतरमा का दीदार नसीब हुआ था, लेकिन एटीट्यूड का क्या कहना। एक नजर गलत भी अरसलान पर नहीं डाली थी। जर्नलिस्ट साहिबा ने स्टडी में आते ही टेबल पर रखे लैपटॉप पर झुक गई थी। कोई बात नहीं बेटा, अपने काम को लेकर अगर हम बहुत ज्यादा लॉयल हों तो ऐसा ही होता है, लेकिन आइंदा एहतियात कीजिएगा। और एक चीज, आइंदा आप मुझे सर नहीं अरसलान की तरह चाचू कहेंगी। कमिश्नर अकबर ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा, जिस पर परवाज हौले से मुस्कुराई थी। बस अरसलान साहब को नरम लबो लहजा दिल में चुभ गया था। चाचू, अगर इसी शीरी जुबान का इस्तेमाल आप मेरे लिए करते तो कौन सा हुकूमत ने आप पर डबल टैक्स डालना था? बोलो भला, बिना गलती के उस दिन इतनी जोर से डांटा कि 3 दिन तक खाना हलक के नीचे नहीं उतर रहा था। अरसलान ने मुंह बनाते हुए बुरा मनाया, जिस पर आहान ने नफी में सर हिलाया था। बेटा जी, हम यहाँ काम के लिए जमा हुए हैं, इजाजत हो तो काम पर ध्यान दे लें, या फिर मैं आपकी शिकायत पर नजर डालते हुए आपकी खातिर तवाज़ा। कमिश्नर अकबर ने उसके बेवकत शिकवे पर घूर के पूछा। नहीं शुक्रिया इस ऑफर का, लेकिन सेहत अभी ठीक है मेरी। अरसलान ने मुंह बसूरते हुए आ रही शामत का रुख बदला था। कोई बईद नहीं थी कमिश्नर साहब से मनकुआ साहिबा का लिहाज किए बगैर 1-2 जड़ देते, फिर इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रह जाती। समझदार हो। नाउ फोकस। कमिश्नर अकबर ने हंकारा भरा, जिस पर आहान ने अरसलान की शक्ल देख मुस्कुराहट जब्त की थी। परवाज भी अपनी मुस्कुराहट दबाती लैपटॉप पर झुक गई थी। इस 1.5 हफ्ते में वक्तन फवक्तन अरसलान के कारनामे बचकानी हरकतें देख वो ना महसूस अंदाज में मुस्कुराती रही थी। जितना वक्त घर रहता किसी न किसी के नाक में दम करता रहता। हमा वक्त उसके अतराफ मुस्कुराहट के फूल खिलते रहते थे। जिस महफिल में कदम रख देता महफिल जाफरान हो जाती। उसने सुन रखा था, अनमोल होते हैं वो लोग जो लोगों के लबों पर बिखरने वाली मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। एक ऐसा ही अनमोल इंसान उसका नसीब था। ये सोचकर ही दिल गुदगुदाने लगता था।
सर, परवाज ने वीडियो खोलते हुए लैपटॉप अकबर की तरफ किया था। बाकी सब भी दायरे की शक्ल में लैपटॉप पर झुके थे और स्क्रीन पर नजर पड़ते ही कमिश्नर अकबर की आंखों की पुतलियां साकित हुई थीं। साइड फेस नजर आ रहे शख्स के दाएं गाल का कट तो हजारों में पहचान सकते थे। आखिर इन्हीं की गोली का गहरा बदनुमा दाग जो था वो। शाका लब सरगोशी में हिले थे। इन्होंने बेसाख्ता कदम पीछे लिया था। चाचू, सबसे पहले उनकी जब्त से तनी रगें, आंखों की सुर्खी भींचते जबड़ों पर नजर आहान की गई थी। उसकी हैरत में डूबी आवाज पर परवाज और अरसलान भी मुतवज्जे हुए थी। उनकी स्क्रीन पर जमी नजर देख दोनों ने नासमझी से आहान को देखा, जो हैरत के समंदर में गोताजन था। आहान, मैंने तुमसे शाका की फाइल देते हुए कहा था कि शाका को इस जमीन के ऊपर तो क्या जमीन अंदर तक जगह नसीब नहीं होनी चाहिए। फिर ये हमारे इतने करीब कैसे पहुंचा और हम इतने बेखबर क्यों? कमिश्नर अकबर पीछे कुर्सी को लात मारते हुए दहाड़े। उनके दहाड़ से स्टडी के दरो दीवार तक झुनझुना उठे थे। तीनों बेयकीनी से नरम मिजाज अकबर साहब का जाहो जलाल देख कनक रह गए थे। मतलब एक बार फिर शेर खोकर ने अपनी शतरंज की बाजी खेल ली और मैं तही दामन रह गया। कमिश्नर अकबर ने कनपट्टी की उभरती रगों को मसलते भीजी भीजी आवाज में सरगोशी की। लेकिन इस बार नहीं शेर खोकर उर्फ शाका, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी घटिया बाजी नहीं खेलने नहीं दूंगा। इस बार बाजी मैं खेलूंगा शाका। शहमात मेरी होगी, तेरे हिस्से में सिर्फ बर्बादी और तुझ मकरू चेहरे वाले का भयानक अंजाम इबरतनाक आएगा। बस उल्टी गिनती शुरू कर तू। कमिश्नर अकबर टेबल पर दोनों पंजे जमाकर लैपटॉप पर झुकते हुए फनका रहे थे। स्क्रीन पर आग उगलती आंखें ऐसे जमी थी जैसे लैपटॉप की जगह शेर खोकर शाका हो और वो इसे भस्म करने की बरसों की ख्वाहिश पूरी कर रहे हों। चाचू, हाँ ने हलक तर करते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा था, जिस पर वो एक सर्द सांस खारिज करते सीधे खड़े हुए थे। चेहरा अब भी स्पाट था। लहू रंग आंखें स्क्रीन पर पाउज करके शाका के साइड फेस पर टिकी थी। आई एम सॉरी चाचू, लेकिन यकीन करें मेरा, मैंने हर जगह सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम रखा हुआ है। हवाई, बहरी, बर्री, हर हमलों नकल के जराए पर सख्त नजर है। फिर हुआ कैसे ये? मैं खुद हैरान हूँ। अहान वाकई हैरान था, इतने सख्त सिक्योरिटी के बावजूद शाका की आमद पर। अहान की हैरानगी पर कमिश्नर अकबर जख्मी सा मुस्कुराए। वैसे चाचू, आप श्योर हैं कि ये शाका ही है? आई मीन श्योर। इसके गाल पे झुलसे का बदनुमा दाग देख रहे हो? मेरी गोली ने दागा था आज से 28 साल पहले। कमिश्नर जहर कंदा लहजे में बोले। चौधरी का अरेस्ट वारंट रेडी करो। कमिश्नर अकबर ने पॉज वीडियो को वापस चलाते हुए स्पॉट अंदाज में हुक्म दिया। अरेस्ट वारंट? तीनों ने बैक वक्त लफ्ज दोहराए। हाँ, अरेस्ट वारंट। इन गैर मुल्की हीरो के साथ चौधरी की वीडियो क्लिप और बाकी दूसरे छोटे मोटे सबूत काफी हैं चौधरी को हवालात की हवा खिलाने के लिए। बाकी एक बार चौधरी हमारी गिरफ्त में आ जाए, शाका का गिरेबान हमसे दूर नहीं रहेगा। क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ, चौधरी शाका की शतरंज का एक बहुत मामूली सा प्यादा है। असल खिलाड़ी तक पहुंचने के लिए प्यादों पर काबू पाना बहुत जरूरी होता है। कमिश्नर अकबर स्क्रीन पर नजर जमाए बोले। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि चौधरी शाका का सालिस है? परवाज ने दिमाग में खिलबिला रहे सवाल को जुबान दी। गौर से स्क्रीन को देखें, ये जुर्म की दुनिया के लोग हैं। बड़ी अजीब फितरत होती है इनकी। मजलूमों पर शेर की तरह झपटते हैं और मालिक के मुकाबिल कुत्ते की तरह तलवे चाटते हैं। देखें ये क्लिप रिवाइंड करके। कमिश्नर अकबर ने पीछे होते हुए स्क्रीन तीनों के सामने किया था। वाकई चौधरी का शाका के कदमों में बिछ जाना उसे शाका का पालतू कुत्ता होने की तस्दीक कर रहा था। फिर कमिश्नर अकबर ने चंद एक हिदायत के बाद परवाज और अरसलान को बाहर भेज दिया था। अब क्या करना है चाचू? दोनों के निकलते ही अहान ने गहरी सोच में डूबे कमिश्नर अकबर से आगे का लाहे अमल जानना चाहा। मैंने शाका के लिए जिस शख्स को एतमाद में लेने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? कमिश्नर अकबर के सवाल पर अहान ने परेशानी से पेशानी मसली। चाचू यार, आप जानते हैं सब मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी चिपकू मखलूक है वो कि जान हलकान कर रखा है। जब दिल करता है फोन घुमा देती है। अब तो दीबा को भी शक होने लगा है। इस बिला वजह की इज़्दिवाजी जिंदगी का तो मालूम नहीं, मेरी दोस्ती खतरे में आ जाएगी। अहान बेचारगी से बोला, जिस पर कमिश्नर अकबर के लबों पर तबस्सुम बिखरा। करना पड़ता है जवान, एक बार मकसद तक पहुंच जाओ, फिर सारे खतरे टल जाएंगे।
कमीशन रकबे ने उसकी पीठ थपथपाई। अब अगला सीन। परवाज मेरी बात सुने। स्टडी से निकलती अरसलान तेज से कदम उठा रही परवाज की तरफ लिपका, जो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रही थी। मुंतहा मेरी बात सुने यार। अरसलान दो दो सीढ़ियां फलांगता उस तक पहुंचा। जब वो जल्दी दाएं जानिब कॉरिडोर में मुड़ती कमरे में घुसकर बंद होने लगी थी कि अरसलान ने पैर अटकाकर उसे ऐसा करने से बाज रखा और दरवाजा वाक करके खुद अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? मुंतहा उसकी जुर्रत पर कनक रह गई थी। अरसलान ने बिना कुछ कहे पलटकर दरवाजा मुकफ्फल किया था, क्योंकि अगर परवाज मैडम ने चीख मार दी तो खुले दरवाजे से उसकी चीख बाहर जाती और अरसलान के सितारे वापस गर्दिश में आ जाते। मतलब चित्रौल पक्की थी। अब ऐसे क्या मुस्कुरा रहे हैं? शर्म नहीं आती इतनी रात भी किसी लड़की के कमरे में घुसते हुए? परवाज इस दरवाजे से टेक लगाए मुस्कुराता देख चीखी, जिस पर अरसलान ने नफी में सर हिलाया था। तुम मेरी बीवी हो। उसके लाल भुभुका चेहरे को नजरों के गिरफ्त में लेते हुए अरसलान ने मासूमियत से आंखें पटपटा के सवाल किया था, जिस पर परवाज का तो दिमाग ही घूम गया। नहीं, बदकिस्मती से मैं अपनी सास के फसादी फितना बेटे की मनकुआ हूं। आपको कोई मसला है? क्योंकि मुझे तो इस पहचान से बहुत ज्यादा मसला है। परवाज उसकी मासूमियत पर चटक कर बोली। बस नहीं चल रहा था मुकाबिल खड़े बंदे का गला दबा दे। कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया था उस बंदे ने उसे। पहले उसके किसी खास से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई, फिर आवाज बदलकर परवाज के कानों में सारी इंफॉर्मेशन उड़ेली, फिर पार्टनरशिप का ऑफर किया, उसे बेवकूफ बनाकर फंक्शन अटेंड करवाया और तो और मिशन पर अपनी जीप भी लेकर चला आया और खुद को अक्ले कुल समझने वाली मुंतहा नूर परवाज बेवकूफ बनती रही। उसे रह रह के अपनी बेवकूफियों पर तैश आ रहा था। जरूरत क्या थी उसे अंधा एतमाद करने की एक अजनबी पर? आपके तमाम मसाइल का ही हल करने ये बंदा नाचीज यहाँ मौजूद है। चलें बस एक एक से शुरू हो जाएं। अरसलान अपनी शेरनी के तपे तपे तासुरात से हंस उठाता हुआ बोला। बहुत शुक्रिया, तशरीफ ले जाएं। जितनी आपने मुझ पर करम नवाजी की बहुत है। मुंतहा तब कर बोली। मैं मजीद करने का ख्वाह हूँ, आप बस मौका मुयसर करें। अरसलान के नाराज तासुरात से लुत्फानंदोज होते हुए बोला। खफा खफा सी शेरनी बिगड़े तेवर लिए नाराजगी का इजहार करती अपनी सी लग रही थी। अरसलान का मन किया वक्त थम जाए और उसकी शिकायतें सुनता रहे। लेकिन मैं मजीद की ख्वाह नहीं। मुंतहा नरूठेपन से कहते ग्लास डोर की तरफ बढ़ी थी। अरसलान की नरम गरम नजरें, शीरी लबो लहजा, नाज उठाता अंदाज दिल की सरजमीन पर हजारों की तादाद में नए खूबसूरत एहसासात के फूल खिला रहा था, जिसके नाम से वो अभी नाबल थी। अपनी 24 साल जिंदगी में पहली बार इन एहसासात से दो चार हुई थी, वरना अपने शराबी जवारी बाप का हित्तक अमेज रवैया अपनी माँ के साथ देखकर तो इसे सिंफ मुखालिफ से चिड़सी हो गई थी। को एजुकेशन में तालीम हासिल करते हुए भी किसी को अपने पास भटकते नहीं दिया था, लेकिन ये शख्स धड़ल्ले से बिना इजाजत तलब किए उसकी जिंदगी में घुस आया था और रोजे अव्वल से अपने केयरिंग अंदाज से मुंतहा नूर परवाज जज्बात से आरी लड़की के दिल पर मुसलसल दस्तक दे रहा था। पहला दरार तो पहले दिन ही पड़ गया था, अब तो दिल की दुनिया बदलने लगी थी। लेकिन मैंने कहा ना, मैं ख्वाहिशमंद हूँ, मौका चाहता हूँ, लेकिन आपके मौके का मोहताज बिल्कुल नहीं हूँ। आफ्टर ऑल मैं अरसलान अली हूँ, मौके मैं खुद बनाता हूँ। खिड़की की साइड दीवार से पर्च टिकाता तफाकुर से बोला। हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी पहचान छुपाकर। मुंतहा ने तेज आवाज में शिकवा किया, जिस पर अरसलान का कहका उपला था। मुंतहा ने बड़ी बड़ी अरसलान की कमजोरी आंखों को छोटी करके उसे घूरी डाली थी। मतलब यार, ये तो सरासर इल्जाम है बंदे पर। शुरुआत हर चीज की आपकी तरफ से हुई थी। आपने पहले अपनी सच्चाई छुपाई, मैंने तो सिर्फ जवाब दिया। और नेस्टली बोलूं तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन जिस तरह आप इंस्पेक्टर अरसलान से गोशा पर्दे का एहतमाम कर रही थी, मजबूरन मुझे अमल का रद्द-ए-अमल देना पड़ा, वरना अरसलान हर काम डंके की चोट पर करता है। अरसलान मुतबस्सम लहजे में कहता आखिर में कॉलर चढ़ा के बोला। इसकी आवाज पर परवाज ने लब कुचला था। क्यों ना छुपाती? जानते थे कि आप मैं गांव की हूं, फिर भी मेरे एक बार कहने पर बीच सड़क पर तन्हा छोड़ दिया। मुंतहा ने मुंह फुला के शिकवा किया था। हा, यह भी एक इल्जाम है। आपने कहा था कि आपकी खाला रहती हैं यहाँ, और आपकी अम्मा ने भी कहा था कि मैं बजाय आपको गांव लाने के शहर ले जाता। ऐसे में मैं क्या करता, आप ही बताएं। अरसलान जहन पर जोर डालता बरुज़िम्मा हुआ, जिस पर परवाज चुप कर गई। भले वो लोगों की जुबान बंद करती थी, लेकिन ये बंदा उसकी बोलती बंद करने का हुनर रखता था। और कोई इल्जाम, शिकायत, हुक्म, कुछ भी? अरसलान से लब कुचलता देख शौकी से बोला। नहीं, गुजारिश है, प्लीज तशरीफ ले जाएं। परवाज का एतमाद वापस ऊद आया था।
मूड नहीं है अभी। अरसलान दीवार से सर टिकाता गंभीर लहजे में बोला, जिस पर परवाज की धड़कन मुंतशिर हुई थी। देखें प्लीज जल्दी से जाएं, साइड रूम में आपके भैया भाभी हैं, किसी ने देख लिया तो मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड होगा। आपकी तबीयत पर तो यूं भी हर्ष नहीं आता। परवाज थूक निकलते हुए खुद को कंपोज करके बोली। उसके नजरों के रक्स ने अरसलान की मुस्कुराहट गहरी कर दी थी। जख्म कैसा है आपका? अरसलान से मजीद कंफ्यूज करने का इरादा तर्क करते हुए पूछ गया। तकरीबन भर गया है। परवाज ने हल्की हल्की दर्द की टीस उठ रही कंधे पर नजर डाली, जहां तेज से सीढ़ियां चढ़ने और दौड़ने की वजह से जख्म से खून रसकर गुलाबी कमीज पर बदमा दाग छोड़ गया था। हिबा ने सख्ती से उसे कंधे को हरकत देने से मना किया था। वह एहतियात भी कर रही थी, लेकिन आज की लापरवाही का सबूत सामने था। क्या खाक ठीक है? बाजू से खून निकल रहा है और मोहतरमा के इरशादात के ठीक है। अरसलान के उसके कंधे पर नजर पड़ते ही परेशानी से झिड़क गया था, साथ बाजू से थामकर बेड के करीब ले गया। परवाज अचानक उसके बदले तासुरात समझ भी नहीं पाई कि वो साइड ड्रॉर से फर्स्ट एड उठा लाया था। क्या कर रहे हैं? परवाज उसे अपने पहलू में बैठा देख हड़बड़ा के अपनी जगह खड़ी हुई थी। जख्म से खून रस रहा है, पट्टी बदलनी होगी। अरसलान फर्स्ट एड किट खोलता संजीदगी से बोला। तो परवाज ने हलक तर करके पूछा, जिस पर अरसलान ने सर उठा के ऐसी नजरों से उसे देखा जैसे उसे परवाज की दिमागी हालत पर शुबा हो। ये तो अहमक वाला तो था, अरसलान तासुब से कहता। सफेद पट्टी कैंची और दीगर जरूरत के सामान निकालकर बेड पर रखता स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा था। परवाज के कुछ समझने से पहले ही मेन लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब रोशन कर चुका था। क्या कर रहे हैं? लाइट क्यों ऑफ की? अरसलान के अचानक संजीदा होने और ये सब करने पर परवाज का कलेजा मुंह को आया था। रात के अंधेरे में एक अजनबी पर भरोसा करके शहर से गांव जा सकती हैं। मिशन के लिए तो एक पट्टी बदलने के लिए शौहर पर भी भरोसा कर ही सकती हैं। लाइट ऑफ कर दिया, बाकी मैं ख्याल रखूंगा। भाभी घर नहीं है, दीवा को जगाना ठीक नहीं, और पट्टी तब्दील करना भी बहुत ज़रूरी है। अरसलान संजीदगी से बोला, जिस पर परवाज ने आंखें फाड़ के नाइट बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा देखना चाहा था, जो बिल्कुल संजीदा था। लेकिन फितरी शर्मो हया से परवाज जैसी जंगली लड़की गुलनार हुई थी, वरना कंधे का जख्म था जरा सा, कमीज का गला सरकाने से पट्टी बदली जा सकती थी, जिसमें कोई कबाहत नहीं थी। मैं आंखें बंद रखूंगा, आ जाएं। अगर नहीं आए तो भूल जाएं कि मैं सारी रात यहाँ से हिलूंगा। बाकी आपने ही कहा कि मेरी तरबियत पर हर्ष नहीं आता। अरसलान ने अपनी धमकी से काम लिया था, जिस पर चारों नचार परवाज को बैठना ही पड़ा। लब को चलते उंगलियां चटखाती शेरनी अरसलान के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। उंगलियों पर सितम करना बंद करें और ये सब मुझे पकड़ाएं, ताकि मैं नाबीना डॉक्टर बन सकूं। अरसलान की मुतबस्सम आवाज़ पर परवाज ने रस्सी बल्कियां उठाकर उसे देखा, जो आंखें बंद किए हाथ आगे की तरफ बढ़ाए मुंतजिर था। हौले से मुस्कुराते उसने कैंची अरसलान के हाथ पर रख दी थी। उफ, सॉरी सॉरी। पट्टी में खिंचाव महसूस करके परवाज के सी करने पर अरसलान की आह निकली थी, जैसे जख्म उससे लगा हो। फिर बड़े एहतियात से अरसलान ने पट्टी तब्दील कर ही दी थी। आखिर में पट्टी सेट होने का यकीन करते जैसे ही हाथ फेरा, उंगली परवाज के सुराहीदार गर्दन से मिस हुई थी। उस पर पुरहिद्दत लम्स पर परवाज पूरे जी जान से कांपती बौखला के फूले तनफ्फुस के साथ उठ खड़ी हुई थी। प्लीज आप जाएं यहाँ से। जरा से लम्स पर धर्म भरम हुई दिल की दुनिया पर हैरान परवाज ने लरसती आवाज में गुजारिश की थी। ओके, अब आप आराम करें। अरसलान भी उसकी हालत पर रहम करता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। वैसे मुझे जंगजू परवाज ही अपनी मनकुहा के तौर पर अच्छी लगती है, डरी सहमी मुंतहा नहीं। वो क्या है ना, मैं फसादी, वो फितना, जोड़ी फिट है। अरसलान पलट के आंख दबाकर कहता निकल गया था। परवाज अपनी धड़कनें शुमार करती रह गई।